प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ये बात पढ़ ली थी कि व्यक्ति जब खरीदारी करके लाता है तो उस खरीदारी में दो चीज़ें अहम होती हैं। पहला है परचेजिंग पावर, अर्थात उसके पास पैसा कितना है। एक बात तो ये। वहीं पर लेखक ने एक दूसरी बात और भी कही थी कि व्यक्ति जब खरीदारी करके लाता है तो उसमें एक बात और भी ज़्यादा अपना महत्व रखती है और वो बात है बाजार। अब यहाँ पर हम आज ये पढ़ेंगे कि बाजार का अपना महत्व कैसे है, कि किस प्रकार से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करके ले आता है। तो यहाँ पर आगे कह रहा है, ये पंक्ति हमने पढ़ ली थी कि उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह है महत्व है बाजार। आगे देखिएगा कि मैंने कहा यह इतना कुछ ना हक ले आए, आप ये जो सामान लेकर के आए हैं वो तो व्यर्थ में लेकर के आ गए। तो उनका मित्र है वो कहता है कि कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेखक के मित्र ने कहा, और वो भी बाजार के संबंध में। बाजार की जो महत्व की बात आई वही बात यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। लेखक का मित्र कहता है कि बाजार है कि शैतान का जाल। यहाँ प्रश्न भी बनता है, बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? तो यहाँ लेखक का मित्र कह रहा है कि बाजार में जब गए तो बाजार को ऐसा सजा करके रखा गया कि कोई बेहया अर्थात कोई निर्लज्ज व्यक्ति हो जो उसके जाल में न फंसे। भावार्थ इसका ये है कि बाजार में इतनी सजावट रहती है और उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से सजा करके रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है उनको देखता है और देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और कोई ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति होगा जो वहाँ से बिना खरीदे वापस आ जाए, अर्थात निश्चित रूप से वो खरीदारी करके ही लाएगा। यहाँ पर बाजार को शैतान का जाल कहा गया। पुनः दोहराता हूँ, बाजार है कि शैतान का जाल। बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया, ये प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है। तो बाजार को शैतान का जाल इसलिए कहा गया क्योंकि जिस प्रकार से शैतान के मायावी जाल में फंसने के बाद व्यक्ति आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह से बाजार का जो आकर्षण है उस आकर्षण से व्यक्ति बिना खरीदारी किए बाहर नहीं निकल सकता। उसे किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बाजार को शैतान का जाल कहा गया है। इसी क्रम में आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने मन में कहा, लेखक कहते हैं कि मैंने मन में कहा, ठीक बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, यहाँ पर लेखक एक बात कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या बाजार ये बात कहता है, आमंत्रित करता है कि मुझे लूटिए, आप मुझे लूटिए, सब कुछ भूल जाइए और आप मुझे ही देखिए, ये मेरा जो रूप और किसके लिए? अर्थात क्या बाजार ये बात कहता है कि मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, इसलिए जितना लूट सकते हो आप लूटिए, और अगर आप कुछ भी नहीं चाहते तो कम से कम देखने में कोई बुराई नहीं है, अभी आप आइए मुझे देखिए। यहाँ आगे जो बात कर रहा है लेखक कि इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। कि ये जो एक तरह से आमंत्रण है
अपनी तरफ आकर्षित करने वाला यह आग्रह नहीं है, क्योंकि इस तरह का आग्रह व्यक्ति का तिरस्कार करता है। कि अगर व्यक्ति वहां पर खींचा चला जाता है और खरीदारी वहां नहीं करता है, तो अपने आप ही एक तिरस्कृत भाव वहां पर बन जाएगा, पैदा हो जाएगा। लेखक आगे कह रहा है कि ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता, खामोश होता है, और उससे चाह जगती है, उससे इच्छा होती है। चाह का मतलब अभाव। कि हम बड़े बाजार में चले गए, जैसे कि आज की मॉल संस्कृति, वहां पर अगर व्यक्ति जाता है और वहां पर हर वस्तु को बड़े ही करीने से सजा सजा करके रखा जाता है, उन वस्तुओं को देख करके मन में चाह जगती, इच्छा हो जाती है। और जैसे ही चाह होती है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास उस वस्तु की कमी है। ये बात यहाँ पर आ रही कि चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है। जैसे ही उस बाजार में वहां पर जाकर के चारों ओर अपनी नजर दौड़ाता है, नजर पछाड़ता है, उन वस्तुओं को देखता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ जितनी चीजें पड़ी हैं, यहाँ जितना सामान है, उनमें से मेरे पास तो अंश मात्र भी नहीं। और जैसे ये विचार आ गया, तो फिर व्यक्ति का मन खरीदने के लिए मचल उठता है, क्योंकि चाह का मतलब अभाव है। और चाहिए, वह ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदने की कोशिश करता है। वह विचार करता है कि मेरे यहाँ कितना परिमित है। परिमित का अर्थ होता सीमित, कि मेरे यहाँ पर तो देखिए कितना सीमित है, और इस बाजार में कितना अतुलित है, कितना अथाह पड़ा है। ओह, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ पर एक बात कही है कि बाजार के आमंत्रण को मूक क्यों कहा गया है, ये प्रश्न भी बनता है। और बाजार के आमंत्रण को मूक इसलिए कहा गया कि वहां जाकर के जब बाजार को वो देखता है, उन वस्तुओं को सजे हुए देखता है, तो उसके अंतर मन में एक चाह जगती है, एक इच्छा पैदा हो जाती है, और वह उसको खरीदने के लिए स्वयं विचलित हो जाता है, तैयार हो जाता है। वहां वो बाजार खुद नहीं कहता, कोई व्यक्ति चल करके ये नहीं कहता कि आप इसे खरीदो, पर उसको सजाने का जो ढंग है वो इस तरह का होता है कि व्यक्ति की चाह स्वयं जाग जाती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बाजार का जो आमंत्रण है उसको मूक कहा गया, खामोश कहा गया है। आगे यहाँ पर कि कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कोई अपने को न जाने तो, अर्थात स्वयं के बारे में अगर वह नहीं पहचानता है, अपनी जरूरत के बारे में वह नहीं जानता है, अपनी आवश्यकता के बारे में अगर वह नहीं जानता है, तो निश्चित रूप से यानी कि ये जो बाजार है वो उसे बड़ा व्याकुल बना देता है। और व्याकुलता ही नहीं उसके मन में पैदा करता, बल्कि वह असंतोष पैदा कर देता है, तृष्णा पैदा कर देता है। उसे और पाने की तीव्र इच्छा होने लगती है, उसे ईर्ष्यालु बना देता है कि अमुक लोगों के पास में इतना ज़्यादा है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और इस प्रकार से इस तरह की कुंठाएं अगर व्यक्ति के मन में पैदा हो गई तो वह बेकार हो सकता है। तो यहाँ पर जो बाजार है वो व्यक्ति को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करने का कार्य भी कर सकता है। और वो तब होता है जब व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता, व्यक्ति संयमी नहीं होता। आगे जो लेखक है एक दूसरे मित्र का उदाहरण दे रहा है। जैसे पहले वाला जो मित्र था वो साधारण सी चीज लाने के लिए गए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें ले आए। और वो ये भी बात कहता है कि मेरे पास में अगर पैसा और होता, यानी कि मन स्थिति बताता है, क्योंकि बटुआ खोल करके सामने कर देता है ना कि ये देखिए अब तो रेल भाड़ा ही बचा, अर्थात उसके पास और पैसा होता तो शायद वो और ज़्यादा खरीदारी कर लेता। उसी क्रम में यहाँ पर लेखक एक दूसरे मित्र का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि
एक और मित्र की बात है। ये दोपहर के पहले गए गए बाजार से कहीं, शाम के वापस आए। आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? एक ऐसे मित्र जो साधारण चीज को लाने के लिए गए, बहुत सारे बंडल ले आए। एक ऐसे मित्र जो यानी सुबह जल्दी चले गए, बाजार में घूमते रहे, अब वापस आए, कुछ भी लेकर के नहीं आए। और लेखक के द्वारा जब ये पूछा तो सिर्फ यही बात कहते हैं कि मैं सिर्फ बाजार को देखता रहा। ये भी एक मन स्थिति है। ये स्थिति कब आती है, यहाँ पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है, जिसको हम आगे देखेंगे। जैसे ही लेखक कहता है कि बाजार को देखते क्या रहे, तो वो जवाब देते हैं, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, और इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। यानी कि लेखक ये बात कहना चाह रहे हैं कि उनके जो मित्र बाजार में घूमते रहे, बाजार को देखते रहे, उनके दिल दिमाग में ये बात नहीं आ पा रही थी कि उन्हें खरीदारी क्या करनी है। क्योंकि बाजार में जितनी चीज़ें दिख रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पास तो कुछ ये चीज़ें हैं ही नहीं। अर्थात बहुत कुछ खरीदना चाह रहे थे, और बहुत कुछ खरीदने के फेर में वो कुछ भी नहीं खरीद पाए। ये बात यहाँ पर लेखक हमें बताना चाह रहे हैं। यहाँ मूल रूप से जो बात आ रही है, वो बात ये आ रही है कि व्यक्ति को हमेशा खरीदारी करने के लिए अगर बाजार जाना है, तो ज़रूरत इस बात की है कि वो पहले ये सोचे कि मुझे क्या खरीदना है। और अगर ऐसा नहीं है तो वह दिन भर बाजार में ही घूमता रहेगा, वहीं चक्कर लगा करके और वापस आ जाएगा। यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, सब ओर की चाहत तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। यहाँ पर जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि सब ओर की चाहत तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का पता होना चाहिए, उसे अपनी ज़रूरत का पता होना चाहिए, वह क्या लेने के लिए बाजार में जा रहा है, इस बात का पता उसे पूर्व में होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और फिर वह बाजार जाता है, तो बाजार की चकाचौंध को देख करके और वहाँ पर उसके मन में चाह जग जाएगी, और उसका जो परिणाम है वो त्रास अर्थात दुख ही होगा, गति नहीं होगी, वह आगे कुछ नहीं कर पाएगा, न कर्म किसी कार्य को क्रियान्वित भी नहीं कर पाएगा, अर्थात किसी भी तरह की वो खरीदारी नहीं कर पाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाला जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अध्ययन हम करेंगे, ये पैराग्राफ व्याख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पैराग्राफ में, इस अवतरण में, यानी कि प्रश्न भी बहुत बनते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिएगा, बाजार में एक जादू है। वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। यहाँ पर जो लेखक बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि बाजार में एक जादू है, बाजार में एक आकर्षण है, और वो जो आकर्षण है वो आंख की राह काम करता है। अर्थात व्यक्ति उस बाजार की चकाचौंध को देखता है, व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है।
यहाँ आगे इसी क्रम में लेखक कह रहा है कि वह रूप का जादू है, वह सौंदर्य का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। अब यहाँ पर देखिए कि बाजार के जादू की मर्यादा बताइए कि बाजार का जो जादू है कैसे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा काम करता है, कैसे व्यक्ति के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालता है। यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, अर्थात जो लोहा है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसी प्रकार से इस बाजार के जादू की भी एक मर्यादा है, एक इसकी सीमा है। और वो सीमा क्या है देखिएगा कि जेब भरी हो और मन खाली हो, कि व्यक्ति की जेब भरी अर्थात व्यक्ति की जेब में पैसा हो और मन खाली हो। मन खाली होने का तात्पर्य है अपनी आवश्यकता का पता न होना। फिर से इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि मन खाली होने का मतलब है अपनी आवश्यकता का पता नहीं होना, कि अपनी आवश्यकता का पता नहीं हो और जेब में पैसे हो। तो ऐसी स्थिति में इस बाजार का जो जादू है उसका असर खूब होगा, अर्थात वह बहुत ज़्यादा खरीदारी कर लेगा। और खरीदारी भी कैसी करेगा? अनावश्यक और अनुपयोगी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी आवश्यकता का पता ही नहीं है, उसे अपनी ज़रूरत का पता ही नहीं है कि वह क्या खरीदना चाहता है। बस उसके दिलो दिमाग में एक बात बैठी हुई है और वो बात है कि उसके पास पैसा है और इस पैसे से जितना हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेना चाहता है। इसलिए यहाँ पर यानी बाजार का जो जादू है उसके ऊपर काम कर जाता है, अर्थात जेब में पैसा और अपनी ज़रूरत का पता न हो तो बाजार का असर उस पर खूब होता है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी बाजार का जादू चल जाएगा। जेब में पैसा नहीं है और मन खाली खाली है, भरा नहीं है, अर्थात उसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी हो, या फिर यूँ कहें कि पैसे तो उसके पास नहीं हैं और उसको अपनी आवश्यकता का पता भी नहीं, तो भी व्यक्ति है उसके ऊपर बाजार का जादू चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दो तीन तरीके हैं। जब उसके अंतर्मन में किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा जागृत हो गई तो वहाँ पर वह किसी से उधार लेकर के खरीद सकता है। तो वहीं पर आज की जो मॉल संस्कृति है या आज का जो बाजार है उस बाजार में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि भले ही चाहे आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप वस्तु खरीद करके ले जा सकते हैं और उसकी जो नियत किस्तें हैं उनको आप जमा करवा सकते हैं। तो अगर पैसा नहीं है तो भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सकता है। वो एक अलग बात है कि बाजार उससे उसकी भरपाई कई गुना ज़्यादा कर लेता है। फिर यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुँच जाएगा। अगर उसे अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो उसके अंतर्मन में बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करने का भाव जाग जाएगा और कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। अगर मान लीजिए उस समय उसके पास में पैसा है तब फिर वह मन उसकी बिल्कुल भी नहीं मानेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीदारी करने का प्रयास करेगा। मालूम होता है ये भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जब व्यक्ति की जेब भरी होती है और मन खाली होता है तो मन किसी की नहीं मानता और उस समय ये विचार आता है कि मैं ये समस्त चीज़ें ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ, वह भी ले लूँ।
और वहाँ दिखने वाला हर जो सामान है, हर जो वस्तु है, वो उसे ज़रूरी लगती हैं और उसको आराम देने वाली लगती हैं। और ये सारा ऐसा क्यों हो रहा है? ये जादू के कारण हो रहा है। यानी बाजार का जो प्रभाव है, बाजार का जो आकर्षण है, उस आकर्षण का ही असर है। और जैसे ही जादू की सवारी उतरी, अर्थात बाजार का आकर्षण का प्रभाव कम हुआ, तो उसे पता चलता है कि ये जो फैंसी चीज़ें, ये जो यानी दिखने में सुंदर जो वस्तुएं हैं, फैंसी चीज़ें जो दिखने में सुंदर होती हैं पर मजबूत नहीं होती, ये चीज़ें आराम में मदद नहीं देंगी बल्कि खलल ही डालेंगी, अर्थात उसे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ही देंगी। लेखक इसी क्रम में कह रहा है कि जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं, अर्थात बाधा उत्पन्न करती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है। स्वाभिमान को सेंक मिलने का मतलब है आत्मसंतुष्टि हो जाना। थोड़ी देर के लिए हम आत्मसंतुष्ट भले ही हो सकते हैं, लेकिन इससे अभिमान की, गिल्टी की और खुराक मिलती है। परंतु इससे तो हमारा जो अभिमान है, हमारा जो घमंड है, वह और ज़्यादा बढ़ता है। अभिमान की, गिल्टी की और खुराक मिलती है, इसका मतलब है कि उसका अभिमान है वो और ज़्यादा बढ़ता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है। आगे वाली जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पर पूरा ध्यान देना है। प्रश्न बनता है कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? कि जो रेशमी जो डोरी है वह बड़ी कोमल होती है, जैसे यानी कि वह स्पर्श होती है बड़ी मुलायम महसूस होती है, परंतु क्या उसकी जो जकड़ है वह कम होगी क्या? अर्थात नहीं। रेशमी डोरी देखने में बड़ी मुलायम लगती है, लेकिन उसकी जकड़ कम नहीं होगी। ये जो कथन है, ये कथन फैंसी चीज़ों के बारे में कहा गया है। यहाँ प्रश्न बन जाता है प्रस्तुत कथन किस संबंध में और क्यों कहा गया है? तो ये कथन फैंसी चीज़ों के संदर्भ में कहा गया है कि फैंसी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वो हमें बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन स्थिति ये है कि वो हमें आराम नहीं देती, वो हमें सुख नहीं देती, बल्कि हमारे सुख में वो बाधा ही उत्पन्न करती हैं। भले ही चाहे हम उनको खरीद करके आत्मसंतुष्ट क्यों ना हो जाएं, लेकिन जैसे ही घर तक पहुंचेंगे तब तक वो हमें दुख देने का ही कारण बन करके रह जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और शेष जो भाग है हम आगे वाली क्लास में, आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।